वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे फेडरलिज्म की कि फेडरलिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ फेडरलिज्म कि फेडरलिज्म होता क्या है, इसका हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, इसके फीचर्स क्या हैं, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको हम देखेंगे। और सबसे आखिर में फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट हम देखेंगे पाकिस्तान के हिसाब से। पाकिस्तान में जो 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कि उससे पहले क्या सूरत हाल थी और उसके बाद क्या सूरत हाल हुई। यहाँ से आपको असल समझ आएगा कि जो फेडरल स्टेट होती है वो क्या होती है। तो आज हम ये सारी चीज़ें देखेंगे और फेडरलिज्म का या फेडरल स्टेट का कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ फेडरलिज्म कि फेडरलिज्म होता क्या है। तो इसको हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि सुप्रीम पावर इन द स्टेट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी स्टेट के अंदर जो सुप्रीम पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। किसने? कॉन्स्टिट्यूशन ने। किसके दरमियान? बिटवीन अ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड गवर्नमेंट ऑफ द फेडरेटिंग यूनिट्स, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफ द फेडरेटिंग यूनिट्स हैं। अब ये जो बात है ना, ये फेडरलिज्म की एसेंस है। अगर आप इसको समझ गए तो समझ लें कि आपने फेडरलिज्म को समझ लिया है। यानी कि स्टेट के अंदर एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ फेडरेटिंग यूनिट्स होती है। अब जिस तरह पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान एक फेडरल स्टेट है। पाकिस्तान में एक तरफ पार्लियामेंट है जिसमें नेशनल असम्बली है और सेनेट है। अब ये जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है जिसमें नेशनल असम्बली और सेनेट आता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफ द फेडरेटिंग यूनिट्स में पाकिस्तान के चूँकि 4 सूबे हैं, चारों सूबों की अपनी अपनी प्रोविजनल असम्बली है। तो इसको हम बोलेंगे गवर्नमेंट ऑफ द फेडरेटिंग यूनिट्स। अब सेंटर के पास कौन सी पावर्स हैं, यानी कि पार्लियामेंट के पास कौन सी पावर्स हैं, और सूबाई असम्बलियों के पास यानी प्रोविजनल असम्बलीज़ के पास कौन सी पावर्स हैं, ये पावर्स डिस्ट्रीब्यूट की हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, ठीक है। और इसी चीज़ को, ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है, इसको मैं आगे बताऊंगा कि कितनी पावर्स सेंटर के पास हैं और कितनी पावर्स फेडरेटिंग यूनिट्स के पास हैं। इसी तरह मेकिंग ईच गवर्नमेंट सुप्रीम विद इन इट्स ओन स्फीयर ऑफ पावर्स, जो पावर सेंटर के पास हैं उसमें प्रोविंसेस मुदाखलत नहीं कर सकते, और जो पावर्स प्रोविंसेस के पास हैं उसमें जो सेंटर है वो मुदाखलत नहीं कर सकता। अपनी अपनी स्फीयर में दोनों सुप्रीम हैं। तो ये है बेसिकली एसेंस ऑफ फेडरलिज्म के कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स डिस्ट्रीब्यूट की हुई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में और प्रोविजनल गवर्नमेंट्स में या फेडरेटिंग यूनिट्स में, और हर यूनिट जो है वो अपनी अपनी स्फीयर में इंडिपेंडेंट है। तो इसको हम आगे देखते हैं। अब जो अलेक्जेंडर हैमिल्टन है, ये अमेरिकन फाउंडिंग फादर्स में से हैं। ये क्या कहते हैं कि फेडरेशन इज़ एन एसोसिएशन ऑफ स्टेट्स फॉर्मिंग अ न्यू वन। तो चूँकि जब अमेरिका बना था तो उसमें शुरू में 13 कॉलोनीज़ थी या 13 स्टेट्स थी। तो 13 स्टेट्स ने मिल के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया। तो इस वजह से उसको फेडरेशन बोलते हैं, यानी अमेरिका एक फेडरेशन है। अब उसमें 50 स्टेट्स हैं, लेकिन जब वो बनी थी तब उसमें 13 स्टेट्स थी। तो वो कहते हैं कि फेडरेशन क्या है? इज़ एन एसोसिएशन ऑफ स्टेट्स फॉर्मिंग अ न्यू वन। तो वो एक न्यू स्टेट बना देती हैं। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ द फेडरेटिंग यूनिट्स एक्सरसाइज सुप्रीम एंड रीजनल अथॉरिटी विद इन इट्स ओन स्फीयर, यानी जिस तरह मैंने आपको ऊपर भी बताया कि पाकिस्तान में अगर 4 सूबे हैं तो चारों सूबों की अपनी अपनी असम्बली है और वो अपनी स्फीयर के अंदर अपनी लिमिट्स के अंदर रहते हुए अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं, नॉट गिवन बाय सेंटर। अब चूँकि इसके फेडरलिज्म के अपोजिट में जो कॉन्सेप्ट है वो यूनिटरी स्टेट का कॉन्सेप्ट है, और यूनिटरी स्टेट में एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। उसमें 2 हाउसेस नहीं होते और ना ही उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया होता है। यूनिटरी स्टेट में एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और वही सोर्स ऑफ पावर होती है। अब चाहे उसमें फेडरेटिंग यूनिट्स हैं या नहीं है, जो सेंटर होता है ये पावर डेलीगेट करता है प्रोविंसेस को, या कोई भी उसमें लोकल गवर्नमेंट है या प्रोविंसेस हैं या स्टेट्स हैं या जो कुछ भी है। ऑन दी अदर हैंड जो फेडरलिज्म होता है, जो फेडरल स्टेट होती है, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसने डिवीजन की होती है कि सेंटर के पास कौन सी पावर्स होंगी और फेडरेटिंग यूनिट्स के पास कौन सी पावर होंगी। तो यहाँ पे उस चीज़ की बात हो रही है कि जो फेडरेटिंग यूनिट्स की गवर्नमेंट होती है उसके पास जो पावर्स होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी होती हैं, सेंटर ने उनको पावर्स नहीं दी होती कि ये आपके पास पावर है तो आप इसको एक्सरसाइज करें। इसी तरह दीज पावर्स आर द गिफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये डिवीजन की होती है, ये की पॉइंट है। इसी तरह फेडरेटिंग यूनिट्स नॉट सबऑर्डिनेट। अब ये जो सूबे हैं फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में, तो ये सेंटर के सबऑर्डिनेट नहीं है, इनके पास अपनी पावर्स है, ठीक है। इसने और सूबों ने इसको एक्सरसाइज करना है और सेंटर के पास अपनी पावर्स हैं और दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चल रहे हैं। अगर कोई कन्फ्लिक्ट आएगा तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपना फ़ैसला देगी और उसके मुताबिक चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं वो सेंटर के मातहत होते हैं, उनके सबऑर्डिनेट होते हैं। क्यों नहीं होते?
ऐसा होता है यूनिटरी स्टेट में। यूनिटरी स्टेट में जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं वो सेंटर के सबऑर्डिनेट होते हैं, क्योंकि सेंटर ने उनको पावर दी होती हैं। लेकिन जो फेडरेटिंग स्टेट्स होती हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी होती हैं, इस वजह से वो सबऑर्डिनेट नहीं होते। इसी तरह इफ़ पावर्स आर टू बी अल्टर्ड अमेंडमेंट इज़ नेसेसरी। अगर आपने कोई भी पावर को अल्टर करना है, यानी आप कहते हैं कि सेंटर से कुछ पावर ले ली जाए, प्रोविंस को दे दी जाए, या प्रोविंस से कुछ पावर लेके सेंटर को दे दी जाए, तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि कोई भी सुबह उठ खड़ा और वो कहे कि मेरी पावर्स बढ़ाओ या कम करो या ये करो। तो उस सूरत में क्या करना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये डिवीजन की हुई है कि किसके पास कौन सी पावर है। लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील करके उसको अमेंड करके उसमें जो कुछ भी करना है, जिसकी पावर्स बढ़ानी है या जिसकी पावर्स कम करनी है, वो कर ली जाएंगी। अब इसके हवाले से मज़ीद मैं आपको लास्ट में 18th अमेंडमेंट के हवाले से बताऊंगा। तो फ़िलहाल इसको यहीं पे रखते हैं और आगे हम देखते हैं कि इसके फ़ीचर्स क्या हैं। यहाँ पे मैंने आपको फेडरलिज़म का कॉन्सेप्ट बताया कि ये होता क्या है। तो आइए इसको आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फ़ीचर्स ऑफ फेडरलिज़म, किसके फ़ीचर्स क्या हैं। अब सबसे पहला और अहम फ़ीचर ये होता है कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब पीछे एक बात को मैंने बार बार एम्फेसाइज़ किया कि सेंटर में और जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उसमें जो पावर की डिवीजन है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने की हुई है, वो किसी और ने नहीं की हुई। सेंटर के पास जो पावर्स हैं, फेडरेटिंग यूनिट्स के पास जो पावर हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई हैं। लिहाजा ऐसी स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो हमेशा सुप्रीम होगा। इसी तरह जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा मस्ट बी रिटन होगा, तो उसमें ये लिखा होगा कि सेंटर के पास कौन सी पावर्स हैं या प्रोविंसेस के पास कौन सी पावर हैं। अगर रिटन नहीं होगा तो ये हमेशा कन्फ्लिक्ट ही पैदा होता रहेगा कि सेंटर कहेगा कि ये पावर भी मेरी है, प्रोविंस कहेगा कि ये पावर भी मेरी है। तो चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन ने लिख दिया है कि ये पावर किसकी है, लिहाजा मसला नहीं होगा। एंड रिजिड, और वो रिजिड भी होना चाहिए कि ये नहीं है कि रोज़ रोज़ उसमें अमेंडमेंट होती रहे, तो थोड़ा सा रिजिड होना चाहिए कि उसे अमेंड करना डिफ़िकल्ट हो। तो ये सबसे पहला फीचर है कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होती है, कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होता है और रिजिड होता है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, अब जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट की होती है सेंटर में और फेडरेटिंग यूनिट्स में। ये बात मैंने पीछे आपको ज़्यादा एक्सप्लेन की है, तो ये एसेंस ऑफ फेडरलिज्म है। इसी तरह मैटर्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट वो ज़्यादातर सेंटर को दिए जाते हैं और एंड ऑफ रीजनल इंटरेस्ट ये ज़्यादातर फेडरेटिंग यूनिट्स को दिए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह प्रिंसिपल ऑफ कंकरेंट पावर्स, अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि कुछ पावर जो होती है वो सेंटर को दी जाती है, कुछ पावर्स फेडरेटिंग यूनिट्स को दी जाती हैं। इसके अलावा एक कंकरेंट लिस्ट भी होती है। इस लिस्ट के अंदर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं कि जिस पे फेडरेटिंग यूनिट्स भी लेजिस्लेशन कर सकते हैं और जो सेंटर होता है वो भी लेजिस्लेशन कर सकता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिखा होता है। अगर कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए, यानी सेंटर कहे कि नहीं इस पर मेरी लेजिस्लेशन करना बनती है या प्रोविंस कहे कि नहीं इस पर मेरी लेजिस्लेशन करना बनती है, तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है वो फाइनल होता है, उसके बाद फिर कुछ नहीं होता। इसी तरह सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि अगर सेंटर में और प्रोविंसेस में या फेडरेटिंग यूनिट्स में कोई कन्फ्लिक्ट आता है तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसको रिजॉल्व करेगी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी होगा। इसी तरह बाई कैमरल लेजिस्लेचर, हमेशा जो फेडरल स्टेट होती है उसमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है, यानी उसमें दो हाउसेस होते हैं, एक को हम अपर हाउस बोलते हैं और एक को हम लोअर हाउस बोलते हैं। अब इसकी मैं आपको आगे एग्जांपल्स देता हूँ। अब जिस तरह पाकिस्तान है, इंडिया है और अमेरिका है, ये सारे फेडरल स्टेट हैं और सबका हम देखते हैं कि बाई कैमरल है। लेकिन जो यूके है ये भी बाई कैमरल है, लेकिन यूके फेडरल स्टेट नहीं है, यूके एक यूनिटरी स्टेट है, ठीक है। तो फिलहाल हम फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में हमेशा आपको दो हाउसेस मिलते हैं। पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसे मजलिस शुरा बोलते हैं। जो नेशनल असम्बली है उसमें 336 सीट्स हैं और सेनेट में 96 हैं। नेशनल असम्बली को लोअर हाउस बोलते हैं और ये जो 336 मेंबर्स हैं, ठीक है, इसमें ख़वातीन की और माइनॉरिटीज़ की मखसूस नशिस्तों के अलावा जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्ट उनको अवाम सेलेक्ट करती है, ठीक है। लेकिन ये जो सेनेट है इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है ये अवाम नहीं करती बल्कि ये सूबों से आती है, यानी 23 सेनेटर हर सूबे से आते हैं, चाहे कोई सूबा बड़ा है छोटा है, पॉपुलेशन कम है ज़्यादा है। तो पाकिस्तान के 4 सूबों से 23 इस तरह करके सेनेटर्स आते हैं और 4 सेनेटर जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है वहाँ से आते हैं। तो इस तरह टोटल ये 96 हो जाते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि जो नेशनल असम्बली है ये पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन करती है और जो सेनेट है ये फेडरेटिंग यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी हर सूबे से 23 सेनेटर्स हैं। तो कोई भी बिल पास होना हो तो आपको पता है कि वो नेशनल असम्बली से भी पास होना ज़रूरी है और सेनेट से पास होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ से पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है और यहाँ पर जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं वो अपने इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए अपनी अप्रूवल या डिसअप्रूवल देते हैं। तो इस तरह हमें एक बाई कैमरल मिलता है। इसके अलावा इंडिया का भी आप देख सकते हैं कि 2 हाउसेज़ हैं, अमेरिका में भी आप देख सकते हैं कि एक हाउस
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसमें 435 हैं, सेनेट में 100 हैं, ठीक है। तो ये तीनों कंट्रीज़ जो हैं ये फेडरल कंट्रीज़ हैं जिनमें बाई कैमरल है। यूके यूनिटरी स्टेट है लेकिन उसमें बाई कैमरलिज्म है, उसमें हाउस ऑफ कॉमन्स है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। लेकिन ये चूँकि थोड़ा डिफरेंट है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स आपको पता है कि वो पावर्स नहीं रखता जो कभी इसके पास हुआ करती थी। अब जो हाउस ऑफ कॉमन है वही सारी पावर्स को एक्सरसाइज करता है। बहरहाल ये टॉपिक ये अलग है, ये एक यूनिटरी स्टेट है और फिलहाल मैं आपको फेडरलिज्म के बारे में बता रहा हूँ। तो ये एग्जांपल है बाई कैमरलिज्म की। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट ये क्या होती हैं और 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से हम फेडरलिज्म के कंसेप्ट को मज़ीद क्लियर करते हैं। अब 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पास होने से पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने पावर्स को दो तरह से डिवाइड किया हुआ है। एक तरफ थी फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, ठीक है, और एक तरफ थी कॉन्करेंट लिस्ट। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में दो पार्ट्स थे। पार्ट 1 में 59 सब्जेक्ट्स आते थे और पार्ट 2 के अंदर 8 सब्जेक्ट आते थे। अब ये जो 59 सब्जेक्ट्स हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ फेडरल की अथॉरिटी है कि वो इस पर लेजिस्लेशन कर सकता है या इसके बारे में अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है। 8 सब्जेक्ट्स ऐसे थे, ठीक है, पार्ट 1 के अंदर ही, कि जिस पे फेडरल भी लेजिस्लेट कर सकता है और जो प्रोविंसेस हैं, फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, वो भी कर सकते थे, ठीक है। और कंकरेंट लिस्ट ऐसी थी, इस पे भी दोनों फेडरल भी कर सकता है और प्रोविंसेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले जो फेडरल के पास पावर्स हैं वो ज़्यादा थी, यानी 59 सब्जेक्ट्स तो सीधे सीधे उसके अंडर आते हैं। उसके बाद 8 में भी सेंटर भी कर सकता है और प्रोविंसेस भी कर सकते हैं। फिर जो 49 सब्जेक्ट्स हैं इस पे भी सेंटर भी कर सकता है और प्रोविंसेस भी कर सकते हैं। तो जो सेंटर था, जो फेडरल गवर्नमेंट थी, उसको काफ़ी ज़्यादा एज था। अब 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ? अमेंडमेंट के बाद ये हुआ कि जो पार्ट 1 था, पहले 59 थे, अब इसमें हो गया 51, ठीक है। तो अब जो सेंटर है ये 51 सब्जेक्ट्स पे अपनी लेजिस्लेशन कर सकता है। पार्ट 2 में पहले 8 थे, इसमें 10 बढ़ गए और ये 18 हो गए। अब इस पे फेडरल भी कर सकता है और प्रोविंसेस भी। अब सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन थी 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वो ये थी कि ये जो कंकरेंट लिस्ट थी इसको मुकम्मल तौर पे अबॉलिश कर दिया गया और 47 के 47 जो सब्जेक्ट्स थे ये प्रोविंसेस को दे दिए गए, ठीक है। अब पहले ये था कि सेंटर भी कर सकता है और प्रोविंसेस भी कर सकते हैं, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ प्रोविंसेस ही कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें बिल्कुल एक शिफ्ट नज़र आती है सेंटर से प्रोविंसेस की तरफ। पहले फेडरल यहाँ पे भी कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है और यहाँ पे भी कर रहा है। अब सिर्फ फेडरल 51 पे करेगा मुकम्मल तौर पे, यहाँ पे सूबे भी कर सकते हैं, फेडरल भी कर सकता है और 47 जो हैं वो सारे के सारे सूबों के पास आ गए। इस पे फेडरल की अब कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब इस सारी बात का फेडरलिज्म से क्या ताल्लुक है? फेडरलिज्म से ताल्लुक ये है कि जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है सेंटर में और फेडरेटिंग यूनिट्स में। तो ये जो पावर्स हैं कि फेडरल के पास इतनी 51 सब्जेक्ट्स हैं और दोनों 18 कर सकते हैं, 47 सब्जेक्ट्स पे सिर्फ प्रोविंस कर सकता है। इस चीज़ को किसने इंश्योर किया? इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने इंश्योर किया है। और कॉन्स्टिट्यूशन सोर्स ऑफ पावर्स है सेंटर के पास भी और प्रोविंसेस के पास भी। अब अगर कोई कन्फ्लिक्ट आता है तो उसको जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिजॉल्व करेगी और उसका जो फैसला होगा वो आखिरी होगा। तो ये होता है बेसिकली फेडरलिज्म। मैंने आपको बड़ा मुख्तसर और आसान लफ्ज़ों में बताया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आप इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस के बाकी सब्जेक्ट्स जैसा कि पॉलिटिकल साइंस किया है, पॉलिटिक्स किया है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स किया है, वाई पुअर कंट्रीज़ आर पुअर, इसी तरह इंटरनेशनल रिलेशंस के कंसेप्ट्स, उसकी थ्योरीज़, रियलिज़म, लिबरलिज़म, मार्क्सिज़म, फेमिनिज़म और इस तरह के बाकी कॉन्सेप्ट्स के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरी बाकी वीडियोज़ देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने का शुक्रिया।